जमीन पर खड़ा होकर क्यों आसमान देखता है, जमीन पर खड़ा होकर क्यों आसमान देखता है, चल उठ खड़ा हो, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल लिविंग थिंकर्स, वेयर वी डिस्कस आइडियाज डेट्स मैटर टू योर ओवर नेशन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हुए अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हर रोज़ की तरह आपने अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखा होगा। फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अपनी जो मेरा स्टडी मटेरियल है उसको शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी तो बात ये है ना कि मतलब लोग बात सोचते हैं कि भाई कोई जब कोई तैयारी करता है, ठीक है, और वो बन जाता है कुछ, और वो अगर अपनी जर्नी शेयर करे तो उसकी वीडियो शेयर भी होती है, वायरल भी होती है। ये एक फैक्ट है, रियल फैक्ट है जो कि, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ, भाई जो प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, या कोई भी मेरे बहन भाई हो, या फिर कोई भी अदर हो, ठीक है, जो प्रिपरेशन कर रहा है, क्या वो चोर है क्या, या वो दुश्मन है क्या? एटलीस्ट कोशिश तो वो भी कर रहा है ना, मेहनत तो वो भी कर रहा है, कोशिश वो भी कर रहा है, स्ट्रगल वो भी कर रहा है। बस किसी का स्ट्रगल ज़्यादा होता है और किसी का कम होता है। और रही स्ट्रगल की बात, तो स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता है, ठीक है, चाहे वो कैसा भी इंसान हो। एवरी एवरी मेंस एंड वुमेन्स फेस एवरी सेकंड चैलेंजेस। सो मतलब हर एक की लाइफ में स्ट्रगल होता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो उसने कोई किसी का खून किया है, कुछ गलत काम किया है, कुछ किया है, अगर वो अपनी जर्नी शेयर कर रहा है तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं, ठीक है। तो कोई बुराई तो नहीं है इसमें, अगर वो अपनी जर्नी वगैरह शेयर कर रहा है तो लोग बात सोच लेते हैं कि लो ये भी आ गई। अरे जो कोई सोचे सोचने दो, लोगों का काम है सोचना, अपना काम है करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ना आपको आज थोड़े यूपीएससी की मैंने एक साल कोचिंग ली थी, ठीक है, और ऑफलाइन तो मैं ले नहीं पाई, ली थी मैंने थोड़ा ऑनलाइन ही। और अब एक साल का अगर कोर्स होगा तो उसमें से कम आदमी 6-7 महीने तो निकाल ही लेगा अपने लिए। तो मैंने उसमें जो कोर्स लिया था तो उसकी मैंने प्रिपरेशन जब की तो नोट्स वगैरह मैंने बनाए थे उसके, मतलब ऑनलाइन क्लास देख के हैंड राइटिंग से। तो उसमें मेरे लगभग 6-7 महीने लग गए। और जब मैंने शुरुआत की थी तो इसमें मेरा लगभग ये राइट हैंड था ना जो, मतलब मुझे ये था कि हाँ मैं करूँगी, चुपचाप तैयारी करूँगी मैं इसकी, ठीक है, किसी को नहीं बताऊँगी। लेकिन उस टाइम में जब मैंने कोर्स परचेज़ कर लिया, पागल थी मैं इसके पीछे, मैंने कोर्स परचेज़ कर लिया 10,000 रुपये का, ठीक है। और मेरा ये जो राइट हैंड है ना, इसमें फ्रैक्चर हो गया। मतलब मैं और ज़्यादा टेंशन में चली गई कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। छोटी सी उम्मीद थी कि चलो प्रिपरेशन कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, तभी मेरे राइट हैंड में फ्रैक्चर हो गया। और फिर मेरी जर्नी थोड़ी सी पीछे चली गई। लेकिन हाँ, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने फिर पता क्या किया, मैंने ये किया कि जैसे यूट्यूब वगैरह में क्लास देखते हैं ऑनलाइन, तो मैंने बस उस टाइम सुनी थी, लिख नहीं पाई थी मैं, जब तक कि मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ था। तो जैसे ही मेरा हाथ थोड़ा ठीक हो गया तो मैंने तुरंत फिर नोट्स वगैरह अपने शुरू कर दिए थे बनाने के लिए, ठीक है। तो अब आप ये देखो मेरे नोट्स, ये देखो, ये आपका है, ये है ज्योग्राफी, भूगोल, ठीक है। अब इसमें मेरे नोट्स देखना, ये देखो मैंने इसमें ये नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ये देखिए, ये बनाए हुए हैं मैंने नोट्स इसमें। और मतलब मैं ऐसे ही नहीं आपके सामने आ गई हूँ, मैंने प्रिपरेशन कर मतलब की है, एक साल मेहनत की है। ये देखो मेरे नोट्स देखो आप, है ना, ये देखिए आप मेरे नोट्स, जियोग्राफी के नोट्स हैं ये मेरे। और ये देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम ना आज इसमें से 10 पेज को लेके डिस्कस करेंगे, 10 पेज को लेके। ये देखो फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ना मेरा ये रहेगा कि मेरी भी थोड़ी और रिवीजन हो जाएगा, प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आपसे बात भी हो जाएगी। ये देखो, ये देखो, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ, ये देखो फ्रेंड्स, इसमें ये देखो, ये सब मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है।
ये देखो, अभी हम ना आज इसमें से 10 को लेके डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस ऐसे कर लेंगे ओरली। ये देखो, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं पढ़ाऊँ तो मेरे पास में एक तो मेरे पास में रिसोर्स नहीं है, संसाधन नहीं है मेरे पास में, दूसरा मेरे पास में बच्चा मुझे डिस्टर्ब करता है पूरे दिन, ठीक है। ऐसे भी थोड़ा सा माहौल भी डिस्टर्ब हो जाता है, और भी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि देखो चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, ठीक है, कोई भी इंसान है अगर वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है ना, तो उसमें अपनी कुछ चीज़ें छुपाता है, ठीक है। तो उसमें से मैं भी एक हूँ, मैं भी अपनी काफ़ी सारी चीज़ें छुपा के चली हुई हूँ, ठीक है। क्योंकि इंसान मेकअप कर लेगा, ठीक है, बाल खोल लेगा, वो सब चीज़ें कर लेगा दिखावे के लिए कि हाँ कि ऐसा लगना चाहिए कि यही लाइफ है, लेकिन एक्चुअली लाइफ नहीं होती। जो राज है वो तो राज रहते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये लाइफ नहीं है, लाइफ इससे भी ज़्यादा स्ट्रगलफुल है, जो कि कोई दिखाता नहीं, ये कहना चाह रही हूँ मैं। चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, अगर वो अपने काम को लेके मतलब शो ऑफ करेगा दिखाएगा, तो वो फिर भी बहुत सारी चीज़ें उसकी दिख नहीं पाएगी, छुप जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने लिखी हुई है बात करते ही, देखो अफ्रीका आ गया, देखो अफ्रीका, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा ना इसको दिखा दूँ, तो फिर हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इनके बारे में। चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट भी ना हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि, लेकिन ये है कि नॉलेज तो हमें ले लेनी चाहिए, जहाँ से नॉलेज मिल रही वहाँ से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हमारी खेल खेल में हंसी हंसी में कुछ नॉलेज हमें मिल रही है तो उसे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आज इसमें से कम आपके सामने 10 पेज डिस्कस करूँगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, बाकी फिर हम और लेक्चर में दिखा देंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ये है आपका वही है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये मैंने यहाँ पे जाना छोड़ दी उस काम करने की। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो, ये देखो ऑस्ट्रेलिया, ये देखो ऑस्ट्रेलिया, ये देखो न्यूजीलैंड वगैरह आ गया, ये आपको ब्रिटेन, ये देखो, ये देखो फ्रेंड्स, अभी काफ़ी सारा है, ठीक है। तो फिर अगर मैं दिखाती रह जाऊंगी ना, फिर मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता नहीं पाऊंगी फ्रेंड्स। फ्रेंड, हम ना इसमें से 10 पेज पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ओरली पढ़ेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा ना, ओके। फिर उसमें से 10 डिस्कशन बेसिक पढ़ लेंगे, तो थोड़ा सा ना हो जाएगा, थोड़ा मतलब क्या बोलना चाहिए इसको, कि हमें पता रहना चाहिए ना अपने दिन दुनिया के बारे में भी। एक्चुअल पॉइंट इज दिस, बिकॉज जैसे फ्रेंड्स भूगोल है, ठीक है, भूगोल अगर हम जनरल भाषा में इसको देखें तो ये क्या होता है, पृथ्वी की सतह का मानव के आवास के रूप में अध्ययन, ठीक है। जो मतलब पृथ्वी की जो सतह है, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी सतह है, सतह का मतलब जो भी भूलैंड हमारा अर्थ लैंड है, लैंड्स है जितने भी, और जो उस पर सरफेस है, वो
इसका मानव आवास के रूप में अध्ययन, ठीक है, मतलब मानव की क्या एक्टिविटी है, क्या वो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। तो जो भी हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है, स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ एट होम टू मैन, मीन्स वही जो हमारे सराउंडिंग एरिया में है सारा मैंस को लेके वो सब। तो इसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि इसमें कोई सरफेस है, ठीक है, सबसे पहले तो सरफेस होगा जो हमारा नीचे का एरिया होगा, उसमें उसके ऊपर क्या होगा, जलमंडल जिसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, 4 लेयर पाई जाती है, ठीक है, उनका सबका स्टडी करना। और जो भी पृथ्वी की जो भी सरफेस होती है इसमें प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, ठीक है, और जितनी भी आपकी जो 4 लेयर होती है, जलमंडल सबसे नीचे हो जाती है, फिर स्थलमंडल जो जस्ट हमारा सरफेस होता है उसको हम स्थलमंडल बोलते हैं, जो जिसपे आप और हम सब रहते हैं, पेड़, प्लांट्स, एनिमल वो सब रहते हैं, उसको हम स्थलमंडल बोलते हैं। फिर होता है हमारा वायुमंडल, वायुमंडल में जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है जिसमें हमारे विमान वगैरह उड़ते हैं उसको वायुमंडल बोलते हैं। और फिर आता है हमारा जैवमंडल, जो सबसे मतलब इसमें जैवमंडल में रहता है कि इसमें लिविंग भी रहेंगे, नॉन लिविंग भी रहेंगे, वो सब रहेंगे इसमें। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें जैसे मतलब इंसान है, ठीक है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। इंसान है, वो जनसंख्या हो गया, उसमें ये तो इंसान है, इंसान सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, जैसे कि तो सबसे पहले जैसे कि उसके पास घर नहीं है इंसान के पास में, तो क्या करेगा, प्लांट्स को काटेगा, ठीक है, अगर प्लांट्स को काटेगा तो उससे क्या होगा, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब होगा, जैसे प्लांट कटेंगे, ठीक है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, डिफोरेस्टेशन होगा, तो जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो हमारे एनिमल्स है वो इफेक्टिव होगी उससे, ठीक है, जो हमारे हम हैं ह्यूमन्स बीइंग है वो सब इफेक्टिव हो गए उनसे, ठीक है। तो मानव मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने संसाधनों को प्राप्त करने के लिए, मतलब वो हमारे जितने भी अर्थ का सरफेस है चाहे उससे वो उसके साथ में वो खिलवाड़ करता है। तो जैसे कि हम आपका जो उससे फिर जो भी पोल्यूशन भी फैलता है, ठीक है, सपोज पेड़ कटेंगे, घर्स बनाने के लिए, छत बनाने के लिए लकड़ी का यूज होगा, बेड्स का बनाने के लिए फर्नीचर का यूज होगा, तो पेड़ कटेंगे तो फिर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो भी एनवायरनमेंट है वो उससे इफेक्ट करेगा। दूसरा, अब ये थोड़ा सा मैंने आपके इसके साथ में डिस्कस कर दिया। अब जैसे कि थोड़े छोटे छोटे टर्म है ना, उसको डिस्कस करेंगे। देखो, जो महाद्वीप होते हैं वो क्या होते हैं, जल से घिरे बड़े विराट भूखंड, मतलब जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। महाद्वीप आपने सुना होगा, महाद्वीप, फिर द्वीप, फिर प्रायद्वीप, ठीक है, तो ये इस तरीके से होते हैं, महाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप। अब इनको तीनों को समझते हैं, ठीक है। जो महाद्वीप होते हैं, महाद्वीप मीन्स, द्वीप मीन्स कोई भी आपका द्वीप जो होता है, आइसलैंड बोलते हैं इसको, वो माइक्रोफॉर्म में होगा, जैसे कि आपको जल से घिरा स्मॉल एरिया, ठीक है, कोई भी द्वीप हो गया, हम बोल देते हैं कि आइसलैंड है, वहाँ पे आइसलैंड मिला है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक स्मॉल एरिया होगा और जो कि चारों ओर से जल से घिरा होगा, वो उसको हम द्वीप बोलते हैं। और जो द्वीप और जो महाद्वीप होगा वो उसका विशाल रूप हो जाएगा, विराट भूखंड हो जाएगा, जैसे जल से घिरा हुआ वही हमारा जो विराट भूखंड है उसको हम बोलते हैं महाद्वीप। द्वीप छोटा होगा और महाद्वीप बड़ा होगा, महाद्वीप को कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जबकि द्वीप जो छोटा सा द्वीप होगा। और आपने सुना भी होगा कि महाद्वीप कितने होते हैं फ्रेंड्स, आप मुझे इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि टोटल जो महाद्वीप है कितने होते हैं और हम कौन से द्वीप पे रहते हैं।
अब बात करते हैं प्रायद्वीप की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुला, प्रायद्वीप को। और ये है तीनों ओर से जल से घिरा, जो हमारे तीन ओर से जल से घिरा होगा उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। और जो द्वीप होगा वो छोटा छोटा सा एरिया होगा जल से घिरा हुआ, मतलब इतना छोटा भी नहीं बोल सकते कि यहाँ है भी तैर रहा है पानी में, ठीक है। जैसे आपका न्यूजीलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, ये सॉरी न्यूजीलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, ये सब द्वीप ही होते हैं, आइसलैंड होते हैं। तो फ्रेंड्स इनमें तीनों में डिफरेंस तो समझ में आ गया ना। महाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप। महाद्वीप जो विराट रूप है, द्वीप जो छोटा है लेकिन वो भी जल से गिरा है, और प्रायद्वीप जो तीनों ओर से जल से गिरा है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इन तीनों में कॉमन क्या है, तीनों के तीनों जल से घिरे हुए हैं वो सब चीज़ें। अब बात करते हैं कि महाद्वीप कितने होते हैं फ्रेंड्स। टोटल महाद्वीप होते हैं 7। कितने होते हैं फ्रेंड्स, टोटल महाद्वीप होंगे 7। सबसे पहले नंबर पे कौन सा है, एशिया, फिर दूसरे नंबर पे अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिका और यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए फ्रेंड, 7 हो गए। पढ़ते हैं, पहले नंबर पे एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे एशिया मतलब हमारा जो जिसमें भारत है सबसे बड़ा है, तो एशिया पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, नॉर्थ साउथ, फिर अंटार्कटिका, आर्कटिक सबसे ऊपर, अंटार्कटिक नीचे, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए फ्रेंड, 7। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 7 हो गए हमारे। सबसे बड़ा एशिया और अफ्रीका, सबसे छोटा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जिसको हम प्यार की भूमि का देश भी हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं जो हमारे आइसलैंड है, चार सबसे बड़े कौन कौन से हैं, ठीक है। जो हमारे 4 लार्जेस्ट द्वीप है आइसलैंड है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे न्यू पापुआ गिनी द्वीप, न्यू पापुआ गिनी। तीसरे नंबर पे बोर्नियो, चौथे नंबर पे है मेडागास्कर। फ्रेंड्स में थोड़ा ना फील कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, मैं खड़ी हो जाऊँगी, क्योंकि एक्चुअल मुझे खड़े होकर पढ़ाने की आदत थी। जब मैं कॉलेज वगैरह में पढ़ाती थी तो खड़े होकर पढ़ाने की, लेकिन मैं अब थोड़ा करने रही इस काम कंटिन्यू, तो खड़े खड़े थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है एक्चुअली, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, तो वहाँ पे खड़े होकर लेक्चर लिए जाते थे, ठीक है। तो हैबिट तो मेरी खड़े होकर पढ़ाने की है, मतलब पढ़ा नहीं रही मैं आपसे, ऐसे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं पढ़ा नहीं रही हूँ आपको। देखो फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा अभी, कॉन्टिनेंट पढ़े, महाद्वीप, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मुझे भी समराइज हो जाए, मुझे भी मेमोराइज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी करते, पहले नंबर पे हमारा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, कौन सा है हमारा, अफ्रीका है। पहले नंबर पे एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। उसके बाद फिर हमारा जाएगा अंटार्कटिका, जो कि नीचे ही है मतलब, और फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर रीड करते हैं इनको। पहले नंबर पे एशिया, अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर क्या आएगा बताओ, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। बस ये ध्यान रखो, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटे हैं, और एशिया और अफ्रीका सबसे बड़े हैं। बाकी जो यूएसए है वो आपका बीच में है, यूएसए और अंटार्कटिका वो आपका बीच में रहेगा। अब फ्रेंड्स इसमें जो ओशियन होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे जर्नल देख लो। ओशियन क्या होते हैं, लार्जेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, लार्जेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस।
पानी का वो जो बड़ा रूप जो हमारी पृथ्वी के ऊपर है, हम उसको क्या बोलते हैं, ओशियन बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो होगा पैसिफिक होगा, प्रशांत होगा, अंटार्कटिक होगा, फिर इंडियन होगा, फिर आर्कटिक होगा। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, फिर अंटार्कटिक है, फिर इंडियन है। प्रशांत है, नाम से बड़ा लग, पैसिफिक मतलब जो प्रशांत होता है जो सबसे बड़ा, सुना भी होगा आपने, प्रशांत सबसे बड़ा हो गया, अंटार्कटिका फिर उससे छोटा हो गया, फिर हिंद महासागर या फिर इंडियंस बोलते हैं उसको, आर्कटिक सबसे छोटा होगा। तो जो अंटार्कटिक ओशियन है अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, लेकिन साउथ में देखो इसमें अंटार्कटिक ओशियन नहीं दिया इन्होंने, ठीक है, क्योंकि एक होता है आर्कटिक, आर्कटिक होता है जो ऊपर की साइड में होगा, ठीक है। अभी मैंने मैप वगैरह हटा दिए हैं यहाँ पे रूम में से, क्योंकि मैंने इधर ही लगाया है, तो बता दूँ, मैं आपको बता दूँ ना। देखो इसको याद करने का क्या तरीका है, एक तो होगा आर्कटिक, एक होगा अंटार्कटिक, ठीक है। हम याद कर लेते हैं अंटार्कटिक और आर्कटिक। ए पहला आ रहा है ना, ठीक है, लेकिन ए पहले नहीं आएगा, बस सिर्फ आ पहले आएगा, आ, ठीक है। तो सबसे ऊपर आ आएगा, फिर ए आएगा, तो आर्कटिक सबसे ऊपर हो गया और अंटार्कटिक नीचे होगा, अगर हम ये चीज़ें याद रखें तो। सबसे बड़ा हमारा प्रशांत है, फिर अटलांटिक है, प्रशांत अटलांटिक, उसके बाद कौन सा है हमारा, प्रशांत अटलांटिक, और तीसरे नंबर पर हमारा हिंद, प्रशांत अटलांटिक हिंद, फिर उसके बाद में आर्कटिक। अंटार्कटिक नहीं है हमारा। अब देखो फ्रेंड, थोड़ा सा ना इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो फ्रेंड, देखो फ्रेंड्स, अभी मैं ना आपके सामने इस चार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। अभी ये देखो, थोड़ा सा डिस्कस करूँगी, मुझे पता है कि आपको लर्न तो नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी नॉलेज जरूर मिल जाएगी आपको, ठीक है। रटना तो नहीं है ना आपको ना मुझे, हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि चैनल आज टाइम बहुत है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है। आप भी फ्रीडम हो सर्च करने के लिए, मैं भी फ्रीडम हूँ, लेकिन चलो थोड़ा ना हम अभी देखेंगे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ यूएसए को हम देखेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ यूएसए का मतलब ये है कि वो उत्तरी अमेरिका ही बोलते हैं उसको, ठीक है, नॉर्थ यूएसए। इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा ऐसी आउटरली बात करेंगे। इससे पहले ना मैं आपको दो टर्म क्लियर करने जा रही हूँ, ठीक है, जल संधि और स्थल संधि। स्थल संधि, जल संधि क्या होती है, जो नैरो स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, नैरो स्ट्रेंथ ऑफ वाटर जो क्या करती है, डिवाइड टू लैंड मैस, ठीक है, कनेक्ट टू वाटर बॉडी। जल संधि का सिंपल रखो, क्योंकि नाम से पता लग रहा है कि जो दो वाटर बॉडी को जोड़ेगी हम उसको जल संधि बोलेंगे, कनेक्ट टू वाटर बॉडी। और जो स्थल संधि होगी उसमें कनेक्ट टू लैंड, मतलब उसमें दो भूमि के टुकड़े जुड़ेंगे और दो वाटर के टुकड़े अलग होंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ठीक है, जैसे कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये हाथ है मेरा, तो इसमें ऊपर भी पानी है और नीचे भी पानी है, तो ये इस तरीके का हाथ है। तो ये जो बीच में स्पेस हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, हमारा जल संधि हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि
हाथ तो जुड़े हुए नहीं है एक्चुअल, जो बीच का स्पेस है वो सब वो पानी है ना, तो वो जुड़ा हुआ है ना ऊपर भी और इधर भी, वो पानी जुड़ा हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जल संधि। और जो स्थल संधि होगी तो स्थमस बोलते हैं, वो क्या करेगा, ऐसे भूखंड को जोड़ देगा, ठीक है, भूखंड को जोड़ देगा, और जो वाटर बॉडी है उसको अलग कर देगा, क्योंकि ऊपर पानी नीचे, तो वाटर बॉडी को तो क्या कर देगा, वो जो वाटर बॉडी होगी उसको करेगा अलग से, अलग कर देगा। जबकि जल संधि में जल जुड़ेगा, स्थल संधि नाम से पता लग रहा है, जल संधि में जल जुड़ जाएगा, स्थल संधि में स्थल जुड़ेगा, मतलब भूमि का जो हमारा मतलब कोई सा भी द्वीप है, भूखंड का टुकड़ा है, वो जुड़ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आप देखो, बात का क्या आधार पे हमने इसको दो भागों में बांटा, एल्गो अमेरिकन और लैटिन अमेरिका। तो सबसे पहले जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें 23 देश है, ठीक है, और जो साउथ अमेरिका है उसमें 13 देश है। नॉर्थ अमेरिका में 23 देश है, साउथ अमेरिका में 13 देश है, और जो कनाडा है इसमें 7 कंट्री है, ठीक है। तो जो चुनना काट के रख दिया, जो नॉर्थ अमेरिका है सबसे बड़ी कंट्री है, और फिर उसके बाद में कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर मैक्सिको है। तो नॉर्थ में कितने, 23, साउथ में कितने हैं, 13, कनाडा में कितने हैं, 7। चलो, तो अभी देखो फ्रेंड्स, इसमें ना आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा टाइम में निकालना पड़ेगा। अच्छा, आगे बढ़ती है मुझे। देखो फ्रेंड्स, ये ना देखो, फ्रेंड्स ये नॉर्थ अमेरिका का चार्ट है। तो इसमें ना देखो, ये इधर से, ये पूरा हमारा मैप है इसका। तो इधर से ऊपर से आ रही है ठंडी जलधारा, ठीक है, और इधर से आ रही है गर्म जलधारा, ठीक है। यानी कि जो ठंडी जलधारा आ रही है कहाँ से आ रही है, आर्कटिक महासागर से आ रही है। आर्कटिक मैंने आपको बताया था, जो ऊपर होगा हमारा सबसे ऊपर नॉर्थ में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में, उसको आर्कटिक बोलेंगे, और ए पहले नहीं आएगा, आ आएगा, ठीक है। तो आर्कटिक के ऊपर है, और अंटार्कटिक सबसे नीचे रहेगा वो। तो इधर से ठंडी जलधारा आ रही है, इधर से हमारी गर्म जलधारा आ रही है, ठीक है। तो जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जो दोनों मिलेंगे तो न्यू फाउंड लैंड्स पे मिलेंगे जाके, ठीक है, न्यू फाउंड लैंड्स पे मिलेंगे। और वहाँ पे जब जो आपका मत्स्य पालन होगा वो ना तो ज़्यादा गर्म में सर्वाइव कर पाएगा, ना ज़्यादा ठंडे में सर्वाइव कर पाएगा। अगर वो सर्वाइव कर पाएगा तो गुनगुने पानी में कर पाएगा, तो जहाँ पे गुनगुना पानी मिलेगा जाकर, क्योंकि ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आ रही है, तो वो क्या करेगी, मतलब मछली पालन का काम होगा वहाँ पे, मछली ज़्यादा ही निकलेगी, वहाँ पे ज़्यादा पैदाइश होगी मछली की। तो ये इधर से आएगा, तो फिर उसके बाद में ये पॉइंट। अब इधर देखो, सबसे जो नीचे दिख रहा है आपको, ये देखो मैक्सिको की खाड़ी नीचे है, और इधर है पनामा स्थल संधि, ये इधर पनामा स्थल संधि है, मैक्सिको की खाड़ी है, इधर युकाटान प्रायद्वीप है। फिर इधर छोटे छोटे है, देखो इधर कर्क रेखा है, कैरेबियन द्वीप है, ये सब इधर इधर फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। और ये यूएसए का मतलब 50वां है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप यूएसए का 50 ही है मतलब टोटल। तो फिर इधर से ये देखो, फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है, जो मिडल में है पनामा स्थल संधि है, युकाटान प्रायद्वीप है, और मैक्सिको की खाड़ी है, ये तीनों ध्यान रखना है आपको। इधर इधर क्यूबा द्वीप हो गया, इधर कैरेबियन द्वीप हो गए इस साइड में। फिर इधर है ऊपर अल्बेरियन द्वीप है, बेरिंग जल संधि है, और एशिया से कनेक्ट है, ये देखो इधर एशिया से कनेक्ट है, ये देखो एशिया से कनेक्ट है। और लार्जेस्ट
कॉन्टिनेंट भी है ये, क्योंकि एशिया हमारा क्या है, लार्जेस्ट है। पहले नंबर पे एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर क्या है आपका एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद में क्या है सबसे छोटे, क्या बताया था आपको मैंने, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटे हैं, एशिया और अफ्रीका सबसे बड़े हैं, यूएसए बीच में चला जाएगा, तो ये ऐसे याद हो जाएंगे। इधर फ्रेंड्स हडसन की खाड़ी है, बैफिन द्वीप है, फोर्ट सागर है, और ये इधर ओटावा है, ओटावा इधर जाके, तो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी आपको याद हो गया ना। आर्कटिक सागर सबसे ऊपर है, उधर से ठंडी जलधारा है, इधर से गर्म जलधारा है, जहाँ पे दोनों मिलेगी तो वहाँ पे क्या होगा, मत्स्य पालन होगा, जो कि न्यू फाउंडलैंड द्वीप पे मिलेगी जाके। और इधर साइड में देखो आपको त्रिभुज की आकृति दिख रही होगी थोड़ी, त्रिभुज की आकृति, ये है ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा आइसलैंड ग्रीनलैंड। पहले नंबर पे ग्रीनलैंड द्वीप था, दूसरे नंबर पे पापुआ न्यू गिनी द्वीप था, तीसरे नंबर बोर्नियो था, चौथे नंबर पे मेडागास्कर था। ये आपको बताया था मैंने। और इन दोनों को क्या अलग करती है, डेविस जल संधि, हडसन की खाड़ी और ग्रीनलैंड, दोनों को क्या कौन अलग करती है, डेविस जल संधि। और जल संधि का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो जो वाटर बॉडी है उनको जोड़ देगी, कनेक्ट टू वाटर बॉडी। और जो स्थल संधि है आस्थमस, उसको बताया था मैंने, जो स्थल है दो, उसमें दो भूमि के टुकड़े जुड़ जाएंगे और इसमें पानी के टुकड़े जुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये डिस्कस कर दिया मैंने आपको, ये पूरा है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। अब देखो इसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। अब ये जो बीच में है मध्य अमेरिका, बीच में मध्य अमेरिका, उत्तरी, दक्षिण और मध्य, इतना तो याद रख सकते हो ना, उत्तरी ऊपर होगा, दक्षिण नीचे होगा और मध्य बीच में होगा। तो इसमें देखो इधर एशिया या रसिया है, इधर इस साइड में एक्सिमो जनजाति रहते हैं, जो जिसके घर बर्फ़ के होते हैं, बर्फ़ के बने होते हैं, हम उसको एक्सिमो बोलते हैं, एक्सिमो जनजाति। इसमें 23 कंट्री है, मध्य में 7 है, और जो दक्षिण है उसमें कितनी है, उसमें 13 कंट्री है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था, 23, 13 और 7 मध्य में, 23 आपका उत्तरी अमेरिका में है और 13 आपका दक्षिण अमेरिका में है। तो इसमें ना फ्रेंड्स ऐसा होता है, स्टार्टिंग में क्या था, जो जैसे हमारा जो इंडिया है ना गुलाम रहा, ऐसे जो यूएसए था वो भी गुलाम रहा। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो वो गुलाम करता कौन था, यूरोप, ठीक है। तो यूरोप ने क्या बहुत सारी कंट्री को अपने अंडर में ले रखा है और उन पे वो राज करता था। तो ऐसे ही इसने अमेरिका के ऊपर भी शासन करने की कोशिश की, राज किया। तो जैसे ही वहाँ पे इसमें काफ़ी सभ्यता रहती थी, जैसे हमारे इसमें सिंधु घाटी सभ्यता है और भी सभ्यता रहती है। तो इसमें माया सभ्यता रहती थी मध्य अमेरिका में, ठीक है। और जो इंडियन थे वहाँ का मूल निवासी था इंडियन, जैसे हमारे यहाँ पे मूल निवासी कौन है, SC ST मूल निवासी है इंडिया में, तो वहाँ पे इंडियन होते हैं। तो मैं बात कर रही थी जो माया सभ्यता है, तो काफ़ी जो यूरोपियन मूल के लोग भी वहाँ पे रहते थे, और स्पेन, जो कि स्पेनिक वगैरह मतलब बोलते थे वहाँ पे जाके, तो वो सब लोग इसमें घुसे, उन्होंने अटैक किया जो यूरोपियन कंट्री के लोग थे वहाँ पे, ठीक है, जो बड़े बड़े महाराजा साम्राज्य थे। जैसे ही उन्होंने उत्तरी अमेरिका के ऊपर अटैक किया, तो कुछ लोग उनमें से बीमार थे, ठीक है। तो जैसे ही बीमार थे, ग्रस्त थे, वो वायरस इन्होंने यूएसए में फैला दिया। तो जो वहाँ की माया सभ्यता है वो डिस्टर्ब हो गई थी और काफ़ी लोग भी मरे वहाँ पे। तो फिर धीरे धीरे करके उत्तरी अमेरिका में फैले, दक्षिण अमेरिका में भी फैले। तो काफ़ी टाइम तक की कंट्री गुलाम रही है। ये देखो फ्रेंड, अब इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। फ्रेंड्स जो उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में यूएसए आ जाएगा, जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। इसमें 3 सबसे बड़े देश है और 50 में स्टेट है, जिसको हम स्टेट को संघ बोलते हैं, फेडरेशन बोलते हैं।
विकसित देश जैसे कि आर्थिक औद्योगिक रूप से विकसित रहा देश। और जो वॉशिंगटन डीसी थे, वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है अब तो ये यूएसए की वॉशिंगटन डीसी, लेकिन यूएसए के पहले राष्ट्रपति के नाम से ही जो वॉशिंगटन डीसी है वो रखा गया है। और फिर दूसरे नंबर पे जो कनाडा है, कनाडा में क्या है, 10 स्टेट है, 3 फेडरल टेरिटरी है, वही संघ है, 3 केंद्रीय क्षेत्र है। और जो कनाडा है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, कनाडा सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा। 49वां जो राज्य है यूएसए का 49वां राज्य कौन सा है, अलास्का। 49वां अलास्का है। और 50वां है हवाई द्वीप। 49 अलास्का है, 50वां है हवाई द्वीप। कुछ इसकी जैसे चोटियाँ है, मुझे मच्छर बहुत काटते हैं। नॉर्थ अमेरिका की बात करें हम, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में कितने हैं, आपको मैंने बताया है 50 स्टेट है नॉर्थ अमेरिका में। और 10 + 3 कनाडा में हो गई। 49वां अलास्का है, 50वां हवाई द्वीप है। तो जो लार्जेस्ट पीक है BAC ब्रुक्स, अलास्का और तटीय क्षेत्र। तो माउंट मैकली, लोगन और व्हिटनी, कोस्टल, कास्केड और रॉकीज। आपको इनकी जो माउंट रेंज है वो याद रखनी है। जैसे ब्रुक्स हो गया, अलास्का हो गया, कोस्टल हो गया, फिर कास्केड हो गया, पैरेनल रेंज होगी, रॉकीज होगी। जो इनकी चोटी है मैन वो मैकिले हो गई, डेनाली हो गई, लोगन, कनाडा, अलास्का। अलास्का की सबसे ऊंची लोगन है। और तो यार 2-3 पेज हुए अभी, ठीक है। अब मुझे और ज़्यादा डिस्कस करना है आपसे। चलिए फ्रेंड, थोड़ा सा ना बात करते हैं थोड़ा सी बेसिक के बारे में। सबसे पहले यूएसए की खोज के बारे में बात करते हैं, ठीक। कैसे हुई है इसकी खोज। तो सबसे बड़ा जो रीजन था उस टाइम में, देरी से खोज हो रही है किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या था, जैसे जितने हमारे यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, जितने भी हमारे महाद्वीप है इनकी खोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो क्या कारण है खोज ना होने का। एक तो हमारे पास में साइंस नहीं था उस टाइम, दूसरा मैप भी नहीं था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इस्लाम धर्म का प्रचार था उस टाइम। दूसरा जैसे जेरूसलम धार्मिक स्थान है, जेरूसलम, जो कि आज भी मतलब कई बार लड़ाई का विषय बन जाता है। 15वीं शताब्दी में खोज हुई इसकी, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। गॉड ग्लोरी और गोल्ड के लिए, गॉड ग्लोरी गोल्ड, गॉड मीन्स भगवान, ग्लोरी मीन्स महानता के लिए, या फिर गोल्ड मीन्स सोना चांदी, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, उस टाइम तो हमारे पास में ना तो कोई साइंस था, ना कोई हमारे पास में मैप था, ठीक है। धर्म हावी था ज़्यादा, और भी रीजन रहे। तो एक तो लेट हुआ खोज, दूसरा पुर्तगाल के जो राजा थे वास्को डी गामा। हाँ अभी दे रही हूँ। एक सेकंड। देखो, पुर्तगाल के राजा थे, ठीक है, जिनका नाम वास्को डी गामा था। पुर्तगाल के राजा वास्को डी गामा था। उन्होंने अपने अधिकारियों को ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया उन्होंने, ये ऑर्डर दिया कि
आप लोग विश्व की खोज के लिए निकले। ठीक है। पुर्तगाल के राजा वास्को डी गामा ने अपने अधिकारियों को ऑर्डर दिया कि आप विश्व की खोज के लिए निकले। ठीक है। विश्व की खोज, वर्ल्ड की खोज। ठीक है। उसमें फिर चाहे वो महाद्वीप हो, महासागर हो, जो अधिकतर तो उनका ये था कि कोई महाद्वीप मिले उनको। और खोज क्यों, गॉड, वो अपने आप को गॉड बताने लगे कि हमने खोज की ग्लोरी के लिए या फिर गोल्ड के लिए, उनको धन मिले, आभूषण मिले, वो सब चीज़ें। लेकिन ये क्या किया, समुद्र के रास्ते भारत पहुंच गया। कौन, वास्को डी गामा, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ भारत की खोज वास्को डी गामा ने की है, मतलब हम पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअल ऐसा है नहीं। वो भटक गया था रास्ता। ठीक है। और वो समुद्र के रास्ते रास्ते चलता गया तो वो फिर भारत पहुंचा। वो खोज जिसने की, भारत तो बहुत पहले से था। ठीक है। तो जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ऊपर रखा है वहीं पे, ही बेड में रखा है। अब थे क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस थे जो कि स्पेन के राजा के दरबार में पश्चिमी, जो वेस्ट इंडीज, वेस्ट वगैरह है, वहाँ का नक्शा मतलब लेके पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट साइड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, कि वेस्ट का नक्शा मेरे पास में है। किसने बोला ये, क्रिस्टोफर कोलंबस ने बोला स्पेन के राजा को कि जो पश्चिमी नक्शा है वर्ल्ड का वो मेरे पास में है। फिर जो स्पेन की रानी थी, स्पेन की रानी ने बोला उनको कि ठीक है, जब इसके पास में वेस्ट का नक्शा है तो ये कुछ ना कुछ खोज कर ही देगा। तो स्पेन की रानी के कहने पर उन्होंने जहाज दे दिया। किसको, क्रिस्टोफर कोलंबस को। ठीक है। स्पेन की रानी के कहने पर स्पेन के राजा ने क्रिस्टोफर कोलंबस को जहाज दे दिया और क्यूबा द्वीप पर, कैरेबियन सागर पर रुके। ठीक है। उनको जहाज दे दिया और वे कहाँ पे चले गए, क्यूबा द्वीप पे चले गए। क्यूबा द्वीप आपको भी बताया था मैंने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ अमेरिका में क्यूबा द्वीप है, जो भी मैंने आपको दिखाया था। ये देखो इधर, ये देखो क्यूबा द्वीप है। चलो ठीक है। तो जो अमेरिका के वेस्पुची ने क्या किया, वो वेस्ट इंडीज पे जाकर वहाँ पे कर कौन ना जाके जाओ, ये क्या रहेगी, तेरे बाल कैंची से सारे काटूंगा और तू गंजी हो जाएगी। इसे मेरे बालों से दिक्कत हो रही बेचारे को। ठीक, आपके बाल सूख रहे ना, इसलिए आपके बाल काटूंगा। सूख रहे, आपके बाल काट रहे नहीं है, आपके बाल सूख रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है आपके ठीक है। बाल काटूंगा मैं, फिर थोड़ा सा काटूंगा। तो इसी प्रकार स्पेन की जो रानी के कहने पर उन्होंने क्या किया, वो जहाज दे दिया और जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो कहाँ पे चले गए, क्यूबा द्वीप पे चले गए। क्यूबा द्वीप पे पहुंचे तो क्यूबा द्वीप पे पहुंचे तो वहाँ पे सागर पे जाके रुके, जो कैरेबियन सागर था। उधर चलो ना, पीछे जाओ, बाबू चुप हो जाओ, डिस्टर्ब नहीं किया करते ना। तो जैसे वो क्यूबा द्वीप पे रुके कैरेबियन सागर में, इसी प्रकार वहाँ पे क्या हुआ, इसी प्रकार वहाँ पे
यूएसए की खोज हुई। ठीक है, तो एक इसाबेला क्यून थे और फर्डिनेंड राजा थे। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड गोल्डन एज स्पेन। ठीक है, स्पेन में इन दोनों को क्या बोला जाता है, गोल्डन एज बोला जाता है। तो फ्रांस के जो राजा है पौंडीचेरी, सॉरी जो पौंडीचेरी थे वहाँ पे किसका कब्जा था, फ्रांस वालों का था। और जो गोवा था, गोवा में किसका था, पुर्तगालियों का था। अब बात करते हैं देख दिया आराम से इसको इधर नॉर्थ अमेरिका में किट्टू ये ऊपर करो, पजामी पजामी ऊपर करो। नॉर्थ अमेरिका में लिथोस्फीयर के बारे में बात करते हैं। ढूंढ लो जाके आओगे, चलो आप धुल के आए थे वो कहाँ रखा, जो धुल के आए थे, जो धुला था वो कहाँ रखा आपने। तो फ्रेंड थोड़ा सा अमीर में पठार के बारे में बात कर ले। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको प्रमुख पठार कौन कौन से है यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में। यूकॉन पठार है, कोलंबिया का पठार है, कोलोराडो का पठार है, मैक्सिको का पठार है, लेब्राडोर का पठार है, शील्ड लॉरेशियन फील्ड है, कवरलैंड है। तो ये कहाँ पे है एक बार हम देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा है इधर यूकॉन का पठार, इधर हमारा लेब्राडोर का पठार, इधर है, हाँ लेब्राडोर हो गया इधर, इधर यूकॉन हो गया, इधर हमारा हो गया प्रेरी घास के मैदान, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में क्या है, प्रेरी घास के मैदान भी है। और नीचे हमारा मैक्सिको, उधर है पनामा की नहर, सबसे जो मिडिल में पनामा की नहर है। इधर वेस्ट इंडीज है, और जो वेस्ट इंडीज है लगभग 7000 द्वीपों से मिलके बना हुआ है, 7000 द्वीपों से मिलके बना हुआ है वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो जो पनामा नहर है ये क्या करते हैं, सेंट लॉरेंस से आएगा इंसान और यूकॉन जाएगा। बेटा दूर दिख रहा फेंका, ठीक है जाओ वहाँ पे खेलो जाके पर। तो फ्रेंड्स अब थोड़े से जलमंडल के बारे में बात करते हैं। जलमंडल जैसे कि आपका इसमें जो रिवर है, यूकॉन है, कोलंबिया, कोलोराडो, मिसिसिपी, मिसौरी, जो कि उत्तर से दक्षिण में बहती है। मिसिसिपी और मिसौरी उत्तर से दक्षिण में। रियो ग्रांडे है, सेंट लॉरेंस है। सेंट लॉरेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नदी है, सीमा भी बनाती है ये। और कनाडा और हाँ कनाडा और यूएसए की सीमा पे कौन सी है, सेंट लॉरेंस कनाडा और यूएसए की सीमा पे है। यूकॉन, कोलंबिया देखो रिवर इम्पोर्टेंट रिवर में बताऊंगी आपको। यूकॉन हो गया, कोलंबिया हो गई, कोलोराडो हो गई, मिसिसिपी और मिसौरी हो गई, सेंट लॉरेंस हो गया, रियो ग्रांडे हो गया। सेंट लॉरेंस वहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय नदी या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है जो है। और क्या है ये, इकोनॉमिकल लाइफ लाइन भी इसको बोलते हैं यूएसए और कनाडा की, क्योंकि सेंट लॉरेंस इम्पोर्टेंट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, तो मैंने आपको 6 रिवर्स बताए, 6 में से आपको 4 भी हो गए होंगे तो बहुत है। मिसिसिपी, मिसौरी जो कि उत्तर से दक्षिण को बहती है। फिर आपका सेंट लॉरेंस है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिकल लाइफ लाइन भी जिसको बोलते हैं, कनाडा और यूएसए की सीमा पर। फिर यूकॉन और कोलंबिया, कोलोराडो, यूकॉन, कोलंबिया तो वैसे भी याद रखोगे आप, यूकॉन, कोलंबिया और कोलोराडो तो पठार भी है और यूकॉन पठार है। इस तरीके से याद कर सकते हो। अब बात करते हैं वहाँ की लेक्स के बारे में। अभी करेंगे बाबू, एक मिनट रुक जाओ। अब बात करेंगे हम थोड़ा सा मिडल एरिया के बारे, सॉरी मिडल अमेरिका के बारे में। हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात कर ली,
हाँ, बात करेंगे मिडल अमेरिका के बारे में। किट्टू चुप हो जाओ बेटा, मैं थोड़ा स्टडी करा रही हूँ ना, चलो चुप हो जाओ। मैक्सिको प्लस 7 कंट्री। चुप हो जाओ बेटा, वो कहेंगी तो बड़ा गंदा है, इसलिए चुपचाप अपना स्टडी कर लो। चुप हो जाओ बिल्कुल, चाटा मारूंगा घर पे। मुझे स्टडी कर लेने दो ना, मैं पढ़ती हूँ। आप बैठ जाओ यहाँ पे, कोई नहीं। सुनो सुनो, आप ना ये थोड़ा सर्कल बना के दिखाओ मुझे रजिस्टर में ना। चलो आप अपना सर्कल बना दो यहाँ पे, बना दोगे? बनाओ बनाओ बनाओ, कोई नहीं, बना दो बना दो। ये लो पेन। अब शांत रहना बिल्कुल, बोलना नहीं बेटा, शांत रहना है बिल्कुल। देखो फ्रेंड्स, हम मिडल अमेरिका के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो मिडल अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के बारे में डिस्कस कर लिया, मिडल अमेरिका के बारे में। इसमें मैक्सिको प्लस 7 कंट्री, मैक्सिको को मिला के 7 कंट्री। मैक्सिको मैंने आपको बताया था कि वो थोड़ा मिडिल साइड में है, नॉर्थ अमेरिका के नीचे में मैक्सिको है। अब देखो जब बात करते हैं, ठीक है, ये आपका है मिडिल मिडिल अमेरिका है, जिसको हम सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। इसमें 7000 प्लस द्वीप से मिलके बना हुआ है ये। और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट कंट्री है वो है बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सैल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। फ्रेंड्स, मैंने जब स्टार्टिंग में नोट्स बनाए थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक अक्सर भी मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी हाँ मैंने इसी जुनून के साथ नोट्स बनाए कि हाँ मैं कर लूँगी, ठीक है। लेकिन करना ना करना वो तो बात ही बात है, फिलहाल इंसान का जो कर्तव्य होता है वो कर्म करना है, मेहनत करना होता है, और वही मैं कर रही हूँ। अब देखो जो 7 मैक्सिको प्लस 7 कंट्री 7000 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है मिडिल अमेरिका। उसमें बेलीज, एक बार और रिपीट करती हूँ, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सैल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ और कोस्टा रिका और पनामा, ये 4 है। अब ये देखो आप इसके बारे में थोड़ा सा, इसमें 4 बड़े द्वीप भी है, और 4 बड़े द्वीप कौन से? क्यूबा है, एक है हिस्पेनियोला, क्यूबा, हिस्पेनियोला और प्यूर्टोरिका, जमैका, ये 4 द्वीप है। जो कि इसमें क्या होता है, ये देखो आप, जो आप मिडिल अमेरिका है उसमें 4 द्वीप कौन कौन से? सबसे बड़ा क्यूबा है, हिस्पेनियोला है, प्यूर्टोरिका और जमैका। मुझे पता है, पहली बार ना सुनने ना याद होते, ना ही पढ़ने से याद होते, इनको कहीं कहीं बार रटना पड़ता है तब जाके याद होता है। फ्रेंड्स, मैंने भी इसी तरीके से याद किया है, मेरे पास में कुछ अलग से मंत्र नहीं था कि हाँ मैं इनको कुछ अलग से वो कर लूँ जाके। अब देखो जैसे क्यूबा द्वीप है या फिर आपका मैक्सिको है या मिडिल अमेरिका है, तो उसमें क्या हो रहा है, जैसे वेस्ट इंडीज है, ठीक है, वेस्ट इंडीज, वेस्ट मतलब वेस्ट साइड में, ठीक है पहले, और इंडीज मतलब वो थोड़ा इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया के नाम से भी है वेस्ट इंडीज। एक हम बताएंगे आपको, जो ये द्वीप है ये कैसे बने हैं, ठीक है, क्योंकि क्यूबा द्वीप हो गया, मैक्सिको हो गया, जमैका हो गया, या फिर प्यूर्टोरिका द्वीप हो गया, बनते कैसे हैं, जो ज्वालामुखी होती है ना, ज्वालामुखी के फटने से, जैसे ज्वालामुखी फटेगी तो जो प्लेट होगी वो आपस में टकराएगी, ठीक है। ज्वालामुखी तो फट जाएगी, विस्फोट हो जाएगा, और प्लेट आपस में टकराने से क्या बनते हैं, द्वीप बनते हैं। जैसे क्यूबा द्वीप हो गया, पोर्टरिको हो गया, जमैका हो गया, ये सारे क्या हो रहा, वहाँ पे पहले सबसे कई हज़ार वर्ष पहले वहाँ पे क्या हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट जैसे होता है तो प्लेट आपस में टकराने लगती है, तो फिर बहुत सारे क्या रहते हैं वहाँ पे, द्वीप बनते हैं, वहीं से ये द्वीप बने।
थोड़ा सा उसके बारे में बताया मैंने आपको। मम्मा देखो, मम्मा मेरे पास क्या कुछ है। क्यों? और आज भी ऐसी स्थिति है कि सभी जितने भी द्वीप है वो सब के सब आज़ाद नहीं है। ठीक है, जैसे कोलंबस था सबसे पहले कहाँ पे आया, इधर आया वेस्ट इंडीज में कोलंबस। ठीक है, तो ईस्ट में जा रहा था वो, ईस्ट में जाने के लिए बोला कि मेरे पास में ईस्ट का नक्शा है। कोलंबस ने बोला, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जो स्पेन के राजा है यूरोप के, तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास में वेस्ट का नक्शा है। ठीक है, तो फिर उसकी उनकी पत्नी ने बोल दिया, उनको जहाज दे दिया। तो जा रहे थे कहाँ पे, ईस्ट में जा रहे थे, लेकिन वहाँ कहाँ चले गए, वो वेस्ट में चले गए। और इसलिए फिर वहाँ पे वेस्ट में चले गए और वेस्ट इंडीज नाम पड़ गया। ठीक है, जहाँ पे क्यूबा हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, जमैका हो गया, प्यूर्टो रिको, ये सारे सारे द्वीप वहीं पे ही है जाके। तो किसने खोज की थी इसकी? कोलंबस ने, वेस्ट इंडीज की या क्यूबा की खोज इसने की थी। वो आपको थोड़ा सा और बताएंगे, फिर हम क्लास अपने ऑफ कर देंगे क्योंकि क्लास हो जाएगी काफ़ी लंबी। क्लास भी नहीं कह सकते हम इसको, ठीक है, जो भी जर्नी है वही रहेगा जाके। तो देखो, अब बात करते हैं थोड़ा कनाडा के बारे में। ठीक है, कनाडा इम्पोर्टेंट कंट्री भी है। ठीक है, तो कनाडा जो बनती है कैसे है, 10 स्टेट प्लस 3 टेरिटरी फेडरल। ठीक है, 10 स्टेट प्लस 3 टेरिटरी फेडरल से मिलके बना हुआ है ये। टोटल 13 कंट्री है। अब इसको थोड़ा मैं आपको ना ऐसे बताऊंगी। देखो, सबसे पहले ना मैं आपको बताऊंगी, ये लाइन है देखो इधर, ये और एक ये आपका, इनके ईस्ट ईस्ट वेस्ट। ठीक है, वेस्ट में वैक्यूलर द्वीप और ईस्ट में हेलिफैक्स। ठीक है, सॉरी, हेलिफैंस द्वीप। ठीक है, हेलिफैंस और वैक्यूलर द्वीप को जो आपस में जोड़ रही है उनको बोलेंगे ट्रेन कैनेडियन रेलवे लाइन, ट्रेन कैनेडियन रेलवे लाइन। ठीक है, या फिर पूर्व से जो पश्चिम को जोड़ती है, पूर्व से पश्चिम को जोड़ती है वैक्यूलर द्वीप और हेलिफैंस द्वीप के थ्रू जुड़ा हुआ है, जो कि ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन हम जिसको बोलते हैं। हाँ, छोटा था, ये छोटा बड़ा, मैं इससे बड़ा कर रहा था। ये क्या बनाया? मैंने ये बनाया कुछ। ये नोट्स खराब ना करो यहाँ पे। मम्मी मम्मी, बंद मैं करो इसको। आज आपके वेट में था ना, आपको मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, ओके, आप ना अपना काम करो, चलो। अब देखो फ्रेंड्स, सबसे पूर्व से पश्चिम को जोड़ेगी, कौन सी जोड़ेगी? ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन जोड़ेगी पूर्व से पश्चिम को, या फिर वैक्यूलर द्वीप, हेलिफैंस द्वीप आपस में जुड़ेंगे तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन के थ्रू ये आपस में जुड़ जाएंगे। बस आपको ये क्या याद रखना है, वैक्यूलर द्वीप और हेलिफैक्स द्वीप का नाम याद रखना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे लाइन जोड़ रहे हैं यहाँ पर, ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। अब देखो, 13 कंट्री है, 10 स्टेट है, 3 फेडरल स्टेट है। जो वेस्ट में है, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट में है ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है, जो कि वैक्यूलर आइसलैंड में है, वैक्यूलर आइसलैंड में जाके। और वहाँ पे क्या हो रहा है, मत्स्य पालन है, मतलब सामन मछली है वो मिलती है, सामन मछली मिलती है वैक्यूलर द्वीप पे। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है वो कौन सा है? और ओंटारियो सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो स्टेट है ओंटारियो है कनाडा में। ठीक है, और जिसकी कैपिटल क्या है? ओटावा। पूर्वी में कौन सा है? लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड द्वीप पूर्वी में है, पूर्व में लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड द्वीप पूर्व में है। और जो लार्जेस्ट है वो क्यूबेक है, और स्मॉलेस्ट है प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड। प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड सबसे छोटा है, सबसे जो बड़ा है क्यूबेक है, क्यूबेक सबसे बड़ा है। और पूर्व में है लेब्राडोर या न्यू फाउंडलैंड द्वीप पूर्व में, जहाँ पे आपकी ठंडी जलधारा भी आ रही थी, वो मैंने आपको बताया था। ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जहाँ पे मिलेगी तो वहाँ पे मत्स्य पालन बन जाएगा, मछली ऑटोमेटिक वहाँ पे पैदा होगी। और सबसे ज़्यादा आबादी वाला ओंटारियो, सबसे ज़्यादा आबादी वाला ओंटारियो, सबसे पूर्व में है लेब्राडोर, और सबसे बड़ा है क्यूबेक, सबसे छोटा है प्रिंस एडवर्ड, और वेस्टर्न में क्या है? ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है,
जिसको वैक्यूलर है, और वैक्यूलर में है सामन मछली, नाम की सामन मछली होती है। और एक और है रियो ग्रांडे नदी, उत्तर सीमा बनाती है मैक्सिको और यूएसए की, रियो ग्रांडे नदी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, सॉरी, रियो ग्रांडे नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगी मैक्सिको की और यूएसए की। और जो ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन मैंने आपको बता दिया था, वैनक्यूलर द्वीप से हैलिफैक्स तक जाएगी वो, और वेस्ट टू ईस्ट है। और जो वैक्यूलर द्वीप है और हैलिफैक्स द्वीप है, वैक्यूलर द्वीप और हैलिफैक्स द्वीप है, जो इनको जोड़ रही है ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। इसको याद कैसे करें, ट्रांस मतलब जहाँ पे कोई चीज़ जोड़ेंगे तो ट्रांस हो जाएगा, कनाडा से कैनेडियन और रेलवे लाइन हो जाएगी इसमें जाके, ठीक है। तो ये 10 राज्यों को जोड़ रही है ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन, 10 स्टेट को जोड़ रही है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। तो फ्रेंड्स ये था, थोड़ा मैंने आपको बताया। सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है, ओंटारियो। और पूर्व में क्या है, लैब्राडोर, न्यूफाउंडलैंड है। और पश्चिम में क्या है, वैंकूवर द्वीप। और सबसे जो छोटा है वो प्रिंस एडवर्ड है, सबसे बड़ा क्यूबेक है। रियो ग्रांडे नदी है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही है किसकी, मैक्सिको की और यूएसए की। तो फ्रेंड्स ये था थोड़ा, मैंने अभी आपके सामने कितने पेज डिस्कस किए, 1 2 3 4 5 ही कर पाई मैं आपके सामने डिस्कस किए, ठीक है। 10 क्वेश्चन होगा आपके लिए, 10 क्वेश्चन में से क्या आपको थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, वो मैं जनरल चीज़ों के लिए बता रही हूँ, जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ आपको। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको रटो आप, ठीक है। देखो 1930 से 1940 में यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने होनोलुलु या हवाई द्वीप पर हमला किया। 1930 से 40 में यूएसए ने होनोलुलु हवाई द्वीप पर हमला किया, ठीक है। तो जापान ने भी किया उसी द्वीप पे, होनोलुलु हवाई द्वीप पे जापान ने भी 1930-40 में किया, और यूएसए ने भी किया। तो फिर जापान ने किया, जिससे यूएसए ने जापान पर परमाणु बम पर हमला कर दिया। उसके बाद तो किया था फिर इसने, यूएसए ने, इससे पहले इन्होंने 1930 से 1940 में होनोलुलु द्वीप पर हमला किया था जापान ने सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बदले में फिर यूएसए ने परमाणु बम डाले वहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। फिर जो योमेटो क्या है, जापान की सबसे बड़ी पानी से चलने वाली जहाज होती है योमेटो, जापान की। इधर बैठो, इधर बैठो, थोड़ा देर बैठो, मैं लर्न कर रही हूँ। जो हवाई द्वीप है, ठीक है, या होनोलुलु द्वीप है, हवाई द्वीप, होनोलुलु द्वीप, हवाई द्वीप, ये क्या होता है, प्रशांत महासागर का चेहरा होता है, प्रशांत महासागर का चेहरा। जापान ने फिर अपनी थोड़ी वो मान ली कि हाँ ठीक है, उन्होंने बम डाला, उसके बाद उन्होंने फिर कोई अटैक नहीं किया हिरोशिमा और नागासाकी के बाद में। जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ग्रेट सैंडी गिब्सन और मरुस्थल, यहाँ पे ये मरुस्थल है, सब वर्थ विक्टोरिया भी है यहाँ पे। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। आयस पर्वत कलर चेंज करता है। ग्रेट बैरियर रीफ को समुद्र का बगीचा कहा जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ को। ग्रेट डिवाइडिंग को पर्वत श्रेणी के पास में है, जो का तो फ्रेंड्स ये मैंने वो थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस किया था, ठीक है। अब तो फ्रेंड्स मैं आपके सामने इतने पेज डिस्कस कर पाई हूँ, बाकी ये है कि मैं आगे भी डिस्कस करती रहूँगी ऐसी, ठीक है। और मुझे पता है कि क्लास थोड़ी लंबी है, कोई देखेगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन कोई देखे या ना देखे ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम जो है वो मैं कर रही हूँ आपके सामने। क्योंकि देखो ये छोटा सा किट्टू है ना, इसको भी संभालना है, घर को संभालना है ना, खाना भी बनाना है, कपड़े भी धुलने हैं ना, सारा काम करना है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एफर्ट डाल रही हूँ अपनी साइड से, मुझे पता नहीं कि क्या रिजल्ट रहेगा इस चीज़ का, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा एफर्ट डाल रही हूँ। मैं ये तो फ्रेंड्स ये
थोड़ी सी मैंने डिस्कशन किया आपसे, और आप वीडियो देख लो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये कैसी लगी है फ्रेंड्स? थोड़ा सा मेरी साइड से एफर्ट है, प्रयास है फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद। दीदी